एक बड़ी पुरानी कहावत है, ये जो साला पेट न होता तो काहू को काहू से भेंट न होता। $14 रोज ज्यादा ले लो, $55 ले लो, लेकिन रुक जाओ, ये तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। 3 लाख वर्कर जो एक फैक्ट्री में हो, और वो फैक्ट्री किसी और की नहीं बल्कि एप्पल की हो। एप्पल की ये फैक्ट्री चाइना के अंदर है और इसमें ताले जुड़ गए हैं, यानी फैक्ट्री हो गई है बंद। और इस बंद होती फैक्ट्री ने हड़कंप मचा दिया है बाजार में। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए अब खजाना खुल गया है। 300 बिलियन यूरो। आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी रकम है जो भारत को मिल रहा है, भारत को दिया जा रहा है एक खास पर्पस के लिए, एक खास काम के लिए। कौन है वो देश जो इतना बड़ा खजाना खोलने को तैयार हो गया है? जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वक्त था जब चाइना में निवेश करने के लिए ना अमेरिका छटपटाता था, क्योंकि चाइना उस वक्त इतना सीधा साधा भोला भाला बच्चा बनकर रहता था जो सिर्फ काम करना जानता हो। अमेरिका को चाहिए थे सस्ते वर्कर, और चाइना कहता था बिल्कुल हम दिलाएंगे आपको, एकदम सस्ते वर्कर दिलाएंगे, आप दाम बोलो। अमेरिका खुश। अमेरिका ऐसे ही मजदूरों को तो ढूंढ रहा था। अमेरिका ने दाम बताया, चाइना ने बोला बिल्कुल मिल जाएगा, और मिल भी गया। मजदूर सस्ते मिलने लगे, काम सस्ते ढंग से चलने लगा। अमेरिका की तरफ से बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने लगी। एप्पल ने भी निवेश कर दिया। एप्पल के जो ये नए सीईओ बने ना, टिम कुक, इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एक बात कही थी, और वो बात आज याद करने वाली जरूर है। एप्पल के सीईओ ने कहा था, ठीक है भारत में आबादी बहुत है, भारत में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी बहुत टाइम है भारत में किसी प्रोडक्शन सेंटर को शुरू करने में, भारत की व्यवस्थाएं वैसी नहीं है। पर इस टिम कुक को बहुत महंगा पड़ गया अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना के झुआंगझू में स्थापित करना। इस फैक्ट्री जिसका नाम है फॉक्सकॉन की ये फैक्ट्री, आप समझ लीजिए इसमें 3 लाख लोग इस बड़ी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। चाइना में एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री इसे ही मानी जाती है। अब ये 3 लाख लोगों को चाइना में ये कह दिया गया कि भैया एप्पल का डेडलाइन तो आ गया है, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना नहीं है, आपको यहीं पे काम करना है, दिन रात काम करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आईफोन मार्केट में आ सके। आईफोन का क्या क्रेज है ये सबने देखा है। अब वर्कर्स करने लगे आनाकानी। जैसे वर्कर्स आनाकानी करने लगे, उन्हें कहा गया हम पर डे आपको $14 ज्यादा देंगे। मामला और धीरे धीरे बिगड़ने लगा तो इन्होंने ये तक ऑफर कर दिया, हम $55 आपको रोज ज्यादा देंगे, आप यहीं पे काम करो। अब ये तो पैसे दे रहे थे, चीनी सरकार के आगे किसकी चलती है? चीनी सरकार ने सारे दरवाजे पर कथित तौर पर ताला लगवा दिया कि कोई भी वर्कर बाहर नहीं निकल पाए, यहीं पे काम करो। अब इसी में से कहा जाता है कि कुछ लोग कोरोना से पीड़ित हो गए, मामला और बिगड़ गया, अफरा तफरी सी मच गई, उसे क्वारंटाइन करके रखा नहीं जा सका। लोग फॉक्सकॉन की दीवारें फांद फांद कर भागने लगे। रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, जब जिसे जो मौका मिलने लगा वो यहाँ से भागने लगा, और भाग भाग कर जो कुछ भी मिले उससे अपने घर की तरफ निकलने लगा। जैसे ही ये अफरा तफरी का माहौल हो गया, अब चीनी सरकार ने आखिरकार फैसला ले लिया कि एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री को इस वक्त क्लोज कर देना है, बंद कर देना है चाइना में। हालांकि यह तात्कालिक रूप से बंद किया गया है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन 20 दिन का ये बंद बहुत महंगा पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मतलब है एप्पल को अरबों डॉलर का नुकसान, और एप्पल ने अब इसके लिए चाइना की अथॉरिटी से बात करना भी शुरू कर दिया है। छटपटाहट भी दिख रही है चाइना के साथ का जो सप्लाई चेन बंद हो रहा है उस पर। बात भी सही है, एप्पल आईफोन 14 की लॉन्च की डेट आ चुकी थी, और ऐसे में अगर ये नहीं आता है मार्केट में तो फिर एप्पल को नुकसान तो होगा ही। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए तो जैसे खजाना ही खुल गया है। 300 बिलियन यूरो एक बहुत बड़ी रकम है। इसका
का बड़ा सा खजाना भारत की तरफ खोल दिया गया है और भारत इसे ले रहा है। आपको याद होगा हाल ही में कई फाइटर जेट फ्रांस से निकले थे, ये भारत में उतरे थे। भारत के एयरबेस पर इन्होंने ईंधन भरा, खाना पीना खाया और फिर ये आगे के लिए बढ़ गए थे। आगे कहाँ बढ़े थे? ये बढ़े थे न्यू कैलेडोनिया की तरफ। अब आप सोचेंगे कि फ्रांस हिंद महासागर में यहाँ से उड़कर न्यू कैलेडोनिया क्यों गया था? तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इनका है बेस। हिंद महासागर में एक ठीक ठाक पहुंच रखता है फ्रांस। कैसा ठीक ठाक? तो हिंद महासागर एरिया में करीब 20 लाख फ्रांस के निवासी रहते हैं। इनकी सेना भी है यहाँ पर। 2018 के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रांस ने बहुत तेजी से अपने बेस भी बनाए हैं। हालांकि 2018 में इनकी आंखें तब खुली जब चाइना ने अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया कनेक्टिविटी और कई देशों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पर बेस वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तब जाके यूरोपीय देशों को लगा कि यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ हमें अपने आप को मजबूत करना है। अब यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा फ्रांस को सैन्य तौर पर मजबूत माना जाता है, तो फ्रांस ने यहाँ इस इलाके में गश्ती भी शुरू कर दी, इस इलाके में अपने आप को मजबूत करना भी शुरू कर दिया। पर उसे एक साथी चाहिए था, और अगर हिंद महासागर क्षेत्र में साथी बोले तो साथी या तो पाकिस्तान बन सकता है, या चाइना बन सकता है, या भारत बन सकता है। बाकी तो उस तरीके का कोई देश दिख नहीं रहा है। अब पाकिस्तान किसी तरह के संधि करने लायक देश ही नहीं है। बच गए चाइना और भारत। चाइना तो ऐसे ही अपोजिशन में खड़ा है, विरोध में खड़ा है, तो एकमात्र देश बचता है भारत। फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती, रिश्तेदारी, डिफेंस के समझौते, ये सब कुछ बढ़ते चले गए और ये अब किस हद तक बढ़ चुका है ये आपने देखा ही है। दोनों देशों के विदेश मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्री मिलकर कई तरह के प्लान बनाते रहते हैं। अब इन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया और इस प्लान के तहत 300 बिलियन यूरो का फंड भारत को मिलेगा। और ये फंड क्यों मिलेगा? तो ये फंड मिलेगा भारत को एक ग्लोबल गेटवे बनाने का। हिंद महासागर में जिस तरीके से चाइना का BRI सिस्टम है, उसी तरीके से भारत और यूरोपीय यूनियन के अपने कनेक्टिविटी होंगे। ये कहीं न कहीं चाइना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि खुले तौर पर अब फ्रांस के जो हमारे यहाँ राजदूत हैं लेनिन, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइनीज मॉडल के खिलाफ हम अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आक्रामक हो रहे हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे आपको नहीं लगता है सरकार की नई नीतियों की वजह से दुनिया भर में भारत के ऊपर भरोसा बढ़ा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।